मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। सुंदर तो हम लोग एशिया महाद्वीप पूरा कर लिए थे, ठीक है। अभी तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं इसमें जो मानचित्र कार्य में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो एक एक कंटिनेंट को अगर हम सही से पढ़ने लगें तो पूरा एक एक हफ्ता निकल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हर देशों की अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन वो सब फिर गहराई में उतरना सामान्य भूगोल की बात नहीं है। फिर वो तो मतलब जो भूगोल विषय लेकर के पढ़ेंगे ग्रेजुएशन वगैरह में उनके लिए है। तो इसलिए जो है हम एक ऐसा खाका खींच दे रहे हैं कंटिनेंट वाइज, जिससे कि परीक्षाओं में भी आपके काम आए और आगे सब्जेक्ट जो भी पढ़ें आप उसमें दिक्कत ना आए, ठीक। तो एशिया महाद्वीप कर लिए हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप, देखो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जो हमारे इस मानचित्र में देखेंगे तो कोई अलग भाग नहीं है, ये कोई अलग नहीं है। इसको अलग इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एशिया के ज़्यादातर देश सब क्या है, विकासशील हैं, और यूरोप के सारे देश क्या है, विकसित कंट्री हैं। तो इसीलिए इसको जो है मतलब कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं उस तरीके से अलग कर सकती है, क्योंकि अलग है ही नहीं। बाकी आप देख रहे हो और सारे कंटिनेंट सब क्या है, एकदम अलग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अलग जो है पूरा एकदम कंटिनेंट दिख रहा है, लेकिन यूरोप और एशिया एक ही में मिले हुए हैं। तभी तो इसको यूरेशिया कहा जाता है। दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया ही वास्तव में एक कंटिनेंट है, ठीक है। कंटिनेंट का मतलब क्या होता है, महाद्वीप का मतलब चारों तरफ से जल से घिरा होना चाहिए, लेकिन ये चारों तरफ से जल से कहाँ घिरा हुआ है। इसके यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से ही जल से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में जो है महासागर है ही नहीं, भूमध्य सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर है और पश्चिम साइड में अटलांटिक महासागर है। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से जल से ना घिरा होकर के बल्कि तीन तरफ से ही जल से घिरा है। और इसके अलावा पूर्व साइड में मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पर एक पर्वत है, क्या नाम है उसका, यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत है और एक नदी आती है यूराल के सहारे, यूराल नदी, और वो आकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसके आधार पे यूरोप और एशिया को अलग कर दिया जाता है, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पर जो है एक माउंटेन है, काकेशस माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, काकेशस माउंटेन, ठीक है, जिस पर 3 देश स्थित हैं। इसके रूस से मैंने बताए थे 15 देश रूस अलग हुए थे 1991 में। तो हमने 5 देशों का तो यहाँ अध्ययन कर लिया था एशिया में, ठीक है, जिसमें 5 तो सेंट्रल एशिया के देश थे, मध्य एशिया के, और 3 यहाँ पर काकेशस माउंटेन पे 3 देश स्थित हैं। तो काकेशस माउंटेन ये अलग करता है, ठीक। और इसके पश्चिम में फिर जो है काला सागर है, तो काला सागर भी सीमा बनाती है। और कैस्पियन सागर, सागर ना होकर के बल्कि क्या है, झील है। मैंने बताया था कैस्पियन सागर एक झील है। और काला सागर के बाद में यहाँ पर है मरमरा सी, ठीक है। फिर यहाँ एजियन सागर है और ये भूमध्य सागर है। इस तरीके से ये रेखा अलग करती है। यहाँ से भूमध्य सागर से चलोगे, फिर इसमें जो है एजियन सी में प्रवेश करोगे, मरमरा सी, और उसके बाद काला सागर, फिर काकेशस पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, और फिर कौन सी नदी है, यूराल नदी, और फिर यूराल पर्वत। इस तरीके से ये सीमा निर्धारित करती है, अलग करती है किसको, यूरोप महाद्वीप को, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख सकते हैं। लेकिन चूँकि मानचित्र छोटा है, यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसलिए हमने बोर्ड पे अलग से यूरोप महाद्वीप को बनाया है। तो हम लोग बोर्ड से इसका अध्ययन करेंगे डिटेल में। इसमें बड़ा घिचिर पिचिर दिख रहा होगा ना, बहुत सारे देश हैं इसमें भी, एशिया से कम देश नहीं है। 51 लगभग 50 से अधिक देश हैं इसमें भी, यूरोप महाद्वीप में, ठीक। तो अब इसको देखोगे आप तो चक्कर आने लगेंगे, आ रहे हैं चक्कर ना, लेकिन एक बारी बारी से सब कुछ समझेंगे हम लोग किस तरीके से है यूरोप जो है। तो देखो उत्तर में है आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। और इसके दक्षिण में है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर।
और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा अटलांटिक है, उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक, तो ये तो जल सीमा निर्धारित करती है। और पूरब में जो है इसकी कौन सी सीमा निर्धारित होती है, वो यूराल पर्वत, ये इस तरीके से है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, काकेशस माउंटेन है, फिर ब्लैक सी है, काला सागर जिसको बोलते हैं, फिर मारमरा सी है, छोटा सा सी है, ये कौन सा है, मारमरा सागर है। ठीक, मारमरा सागर पर ये एक तरीके से ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ती है। ब्लैक सी और एजियन सी, यहाँ पर कौन सी सी है, एजियन सागर है। तो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाला कौन सा छोटा सागर है, मारमरा सागर। ठीक, और उसके बाद में एजियन सी कहाँ खुलता है, भूमध्य सागर में। एजियन सी कहाँ खुलता है, भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर से आप यहाँ से निकल करके जिब्राल्टर की जल संधि है, यहाँ पर क्या है, जिब्राल्टर की जल संधि, यहाँ से आप कहाँ चले जाओगे, अटलांटिक महासागर में। कहाँ चले जाओगे, अटलांटिक महासागर में। तो अगर आप यहाँ से यात्रा करते हो कैस्पियन सागर से, तो आपको काकेशस माउंटेन पे चढ़ना पड़ेगा, काकेशस पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा, फिर ब्लैक सी में आपको तैरना पड़ेगा, फिर आप मारमरा सागर में प्रवेश करोगे, फिर एजियन सागर में आप तैरोगे, उसके बाद में भूमध्य सागर से तैरते हुए फिर जिब्राल्टर संधि से कहाँ प्रवेश कर जाओगे, प्रशांत महासागर से। ये पूरी सीमा निर्धारित करती है हमारी यूरोप महाद्वीप की। और भूमध्य सागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, तो जिब्राल्टर संधि जो है, जल संधि क्या होता है, जल संधि जो दो बड़ी बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली जो है एक जल की छोटी राशि क्या कहलाती है, जल संधि। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहीं से हम भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं। अगर इसके साइड में आप इमेजिन करो कि आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप दिख रहे हैं। अब तो मानचित्र में आपने देखा ही है, देख ही लो। ठीक है, इधर साइड में आपको यह है जिब्राल्टर संधि, यहाँ क्या है, जिब्राल्टर संधि। और इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंध है। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि यहाँ के लोग ही जाकर बस गए हैं, खास करके इंग्लैंड वगैरह के लोग जा करके यूएसए वगैरह में बस गए हैं। तो अब इनका व्यापारिक संबंध बहुत होता है, इसीलिए तो ये वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप है, ये वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो इनका व्यापार कहाँ से होता है, एक तो ये इसीलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये जलयानों से बहुत ज़्यादा जो है हमेशा जो है भरा रहता है। हमेशा यहाँ पर नाव जो है आते जाते रहते हैं, जलयान सामान वगैरह ले जाने के लिए व्यापारिक मार्ग है ये। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी है राइन नदी। ठीक है, राइन नदी से व्यापार होता है अंदर के क्षेत्र से, और अंदर के क्षेत्र से फिर यहाँ से जो है उत्तरी सागर में प्रवेश करके और जहाज़ इस तरीके से इंग्लिश चैनल से पार करके फिर अमेरिका और कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका और कनाडा चले जाते हैं। और या तो अगर अंदर जाना है इधर तो यहाँ से जहाज़ चलते हैं, जिब्राल्टर संधि से प्रवेश करके भूमध्य सागर में चले जाते हैं, और भूमध्य सागर से फिर इधर की तरफ अंदर की तरफ व्यापार होता है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा जो है व्यापारिक उत्तरी अटलांटिक महासागर को इसलिए कहा जाता है। इस मतलब कौन सा महासागर ऐसा है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जो है व्यस्त मार्ग है, तो कौन सा है, उत्तरी महासागर। क्योंकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर से ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये जिब्राल्टर जल संधि है। अगर प्रश्न आ जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों की सीमा को मतलब सेपरेट करता है, तो किन को करता है, स्पेन को और मोरक्को को। अफ्रीका का एक देश है मोरक्को और यूरोप का एक देश है स्पेन, इन दोनों को कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, तो देखो हम लोग एशिया में जो अध्ययन किए थे वहाँ पर जो है संगठन के हिसाब से या फिर जो है उसके हिसाब से पूरब के हिसाब से, दक्षिण पूरब के हिसाब से दक्षिण एशिया। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग अध्ययन जो करेंगे किस हिसाब से कि यहाँ ये यूरोप जो महाद्वीप है इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्या हैं, प्रायद्वीप दिख रहे हैं। यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप दिख रहे हैं। तो पहले तो हम प्रायद्वीप के जो देश हैं उसके हिसाब से अध्ययन करेंगे। इसीलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्योंकि प्रायद्वीप देख रहे हो, यहाँ पे एक प्रायद्वीप दिख रहा है, ये प्रायद्वीप दिख रहा है, ये प्रायद्वीप दिख रहा है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग हो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप अभी इसमें बड़े बड़े प्रायद्वीप हैं, छोटे छोटे प्रायद्वीप हैं। तो इस तरीके से और कुछ ये वाला क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा घना हुआ है, ये मध्य
मध्य यूरोप वाला क्षेत्र बहुत घना है। इसी तरीके से जैसे हमारा मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र था, कुछ उसी तरीके से छोटे छोटे देश हैं। तो ये छोटे छोटे देश हैं, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या पॉपुलेशन काफ़ी है, छोटा जो है छोटी कंटिनेंट है छोटा, लेकिन पॉपुलेशन अधिक है, यहाँ जनघनत्व ज़्यादा है और ये छोटे छोटे देश हैं ये सब। ठीक, तो ये एक्चुअली यहाँ जनसंख्या अधिक क्यों है? क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण है, इन देशों का क्या है, शहरीकरण बहुत अधिक हुआ है, यहाँ पे नगर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा दूसरी बात, ये शीतोष्ण कटिबंध में इसका हिस्सा ज़्यादा आता है। किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। और शीतोष्ण कटिबंध में आता है, भाई आपने देखा होगा कि यहाँ से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा जाती है तो कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक वाला क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध, और आर्कटिक रेखा यहाँ है, तो शीतोष्ण कटिबंध में ये क्षेत्र स्थित होने के कारण ज़्यादा घना बसा हुआ है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर, यहाँ से एक जो है ये यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ भी जो है जनसंख्या रहती है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मतलब इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से एक जलराशि चलती है, यहाँ से एक गर्म जलराशि चलती है इस तरीके से। ठीक, तो ये यहाँ आकर के जो जमे हुए बर्फ से जमे हुए क्षेत्र रहते हैं उनको खोल देता है। नॉर्वे वाले क्षेत्र में गर्म जलराशि जो आती है इसको बोलते हैं आपका उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट यहाँ आकर के यहाँ ऐसे गर्म जलधारा आती है और इस नॉर्वे वाले क्षेत्र में जो बर्फ़ है उसको पिघला देती है, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या रहती है नॉर्वे वाले क्षेत्र में। लेकिन है किसमें ये नॉर्वे, और नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का सूरज वाला देश कहा गया है ना, क्योंकि ये कहाँ पर है, यहाँ पर एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त। नॉर्वे से गुजरती है, स्वीडन से गुजरती है, फिनलैंड से गुजरती है और रूस से गुजरती है। 4 देशों से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त कौन सा? 66.5 डिग्री के वृत्त को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें बहुत तिरछी जाती हैं, इसीलिए सूर्य नॉर्वे में, अब नॉर्वे यहाँ है, यहाँ पे जो आदमी होगा उसको रात में सूर्य दिखाई देगा, रात में सूर्य अर्थात यहाँ पर रात में भी दिन होगा उसके यहाँ, इसीलिए नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश, मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश। ठीक, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। तो अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ऊपर से चलेंगे। तो ये नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, ये 3 देश हैं। ये जो है एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप को कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। तो मुख्य तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर नॉर्वे, स्वीडन, ये स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पे मुख्य भाग हैं। लेकिन अगर देश की बात करें तो 5 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क यहाँ है और आइसलैंड है। ये 5 देश आते हैं, किस में आते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश में। स्कैंडिनेवियाई देश में कौन से 5 देश आते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। यहाँ पे बर्फ जमी रहती है तो इसका नाम ही रख दिया गया है आइसलैंड। क्या नाम रख दिया गया है? आइसलैंड, क्योंकि ये सब किधर स्थित हैं? आर्कटिक वृत्त के आसपास स्थित हैं। हालांकि आर्कटिक वृत्त इसके उत्तर से जाती है, आइसलैंड से आर्कटिक वृत्त नहीं जाती है, लेकिन ये जो है शीत कटिबंध वाले क्षेत्र के आसपास है, इसीलिए यहाँ बर्फ जमी रहती है, तो इसलिए इसको आइसलैंड ही नाम रख दिया गया। और ये एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है आइसलैंड। ठीक है, तो इसकी राजधानी रिजविक है। क्या है? रिजविक। तो नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। देखो जो महत्वपूर्ण राजधानी है उनका नाम भी हम लेते चलेंगे, जिससे कि वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट जीके जब पढ़ोगे तो उसमें इनका नाम आएगा, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पर है ओस्लो, यहाँ पर है। ठीक, अब ओस्लो किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओस्लो में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। ओस्लो में क्या दिया जाता है? नोबेल का शांति पुरस्कार। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और यहाँ पर स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। बाकी के 5 क्षेत्रों का नोबेल प्राइज़ कहाँ से दिया जाता है? स्वीडन से, स्टॉकहोम से दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के 3 क्षेत्र में, अर्थात फिजिक्स में, रसायन में और चिकित्सा के क्षेत्र में, और एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो जो शांति वाला नोबेल है कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो शहर से, नॉर्वे के ओस्लो शहर से। ठीक, और स्वीडन के स्टॉकहोम शहर से बाकी की 5 नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। तो ये ध्यान रख लो, इसलिए इनकी राजधानी हमने बता दिया है। अल्फ्रेड नोबेल यहीं का था वैज्ञानिक। स्वीडन का वैज्ञानिक कौन था? अल्फ्रेड नोबेल।
अल्फ्रेड नोबल ने ही जो है एक संगठन बनाया था जो है नोबेल प्राइज़ के। तो उस संगठन में जो पैसा उसका जो रॉयल्टी आती है, उस रॉयल्टी का ही पैसा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो इसके पुरस्कार विजेता है, जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये स्वीडन इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ये फिनलैंड है। ये क्या है? फिनलैंड है। तो ये कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है। कौन से प्रायद्वीप पर? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पे है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, इधर मैंने लिख भी रखा है, ये आप देख सकते हो। पांचों देशों के, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और डेनमार्क की कोपेनहेगन है और आइसलैंड की रिजविक, जैसा कि मैंने बताया। तो ये पांचों जो है देश हैं। और इसमें जो फिनलैंड है उसको बोलते हैं झीलों का देश। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश। तो प्रश्न आएगा, सबसे अधिक झील कौन से देश में पाए जाते हैं? फिनलैंड में। झील यहाँ क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमा रहता है, बर्फ़ जमा रहता है और बर्फ़ वाले क्षेत्र में यहाँ ग्लेशियर्स चलते हैं। ग्लेशियर्स जैसे नदी का प्रवाह होता है, ऐसे यहाँ पर ग्लेशियर्स चलते हैं। ठीक, जब हम लोग हिमानी लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब ग्लेशियर्स चलते हैं तो उनके साथ में गड्ढे बनते हैं, मोरेन्स इकट्ठा होते हैं और वो मोरेन्स जमा हो करके झीलों का निर्माण कर देते हैं, झीलों का निर्माण कर देते हैं। तो इसलिए फिनलैंड झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड में बहुत हज़ारों की संख्या में झील हैं। ठीक, और इसके अलावा जो है इसके बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में यहाँ पर एक खाड़ी है। क्या है? खाड़ी, जिसको बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बोथनिया की खाड़ी। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी। लेकिन देखो, खाड़ी तो हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन ये गल्फ है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गल्फ, गल्फ ऑफ बोथनिया। और बे की अंग्रेजी क्या होती है? खाड़ी होती है। तो गल्फ और बे दोनों में थोड़ा अंतर है। देखो, ये मान लेते हैं ज़मीन है, ये स्थल भाग है। ठीक, और इधर से जल भरा हुआ है। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सकरा है, जल जहाँ भरा हुआ है वो सकरा है, तो उसको क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीक। जहाँ पे सकरे भाग में जल भरा होता है उसको क्या कहते हैं? क्रीक। जैसे गुजरात में है क्रीक, गुजरात वाले क्षेत्र में क्रीक है। ठीक, जब हम इंडिया पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। और इससे थोड़ा सा चौड़ा होता है तो उसको गल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्फ बोलते हैं। और ज़्यादा चौड़ा होता है तो उसको बोलते हैं बे या खाड़ी। खाड़ी एक्चुअली बे को ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में सबको खाड़ी ही कह देते हैं। जैसे हमने बताया बोथनिया की खाड़ी, हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं? बोथनिया की खाड़ी। लेकिन एक्चुअली ये क्या है? गल्फ है। एक्चुअली ये क्या है? गल्फ है। अब गल्फ कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ को गल्फ कंट्रीज़ भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गल्फ हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। और नॉर्वे की एक विशेषता और देख लो, नॉर्वे में इसका तट बहुत कटा फटा है। देख रहे हो, तट इसका बहुत कटा फटा है। तो इसका कटा फटा तट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो इस समुद्र में पानी, बर्फ़ भी पाया जाता है, समुद्र का जल जमा रहता है। तो समुद्र का जल जमा रहता है, जब पानी के साथ में जो है बर्फ़ भी टकराता है इसकी सतह पर, तो फिर उसमें अंदर तक खरोंच उत्पन्न कर देता है, अंदर तक खरोंच उत्पन्न कर देता है। पानी जब टकराएगा तो एक अलग तरीके से वहाँ पे खरोंच उत्पन्न करेगा, लेकिन जब बर्फ़ की राशियाँ टकराएंगी बड़ी बड़ी सतह से, तो फिर वहाँ दंतुरित बना देंगी, पूरी सतह को क्या बना देंगी? दंतुरित। दंतुरित मतलब कांटेदार बना देंगी, इस तरीके से आरी बना देंगी। तो इस तरीके से जो तट निर्माण होता है उसको बोलते हैं फ्यॉर्ड। क्या बोलते हैं? फ्यॉर्ड। तो फ्यॉर्ड तट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्वे में पाए जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से आएगा, फ्यॉर्ड तट जो है सबसे ज़्यादा किस देश में पाए जाते हैं? नॉर्वे में। तो फ्यॉर्ड तट का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि यहाँ का जो समुद्री जल है, और समुद्र यहाँ क्या है? नॉर्वेजियन सी है। कौन सी सी है? नॉर्वेजियन सी। और ये किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक, कुछ उत्तर का आर्कटिक क्षेत्र में आता है और दक्षिणी वाला अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में। तो नॉर्वेजियन सी का जो सागर है वो, उसमें बर्फ़ के टुकड़े भी तैरते रहते हैं और वो इनसे टकरा करके नॉर्वे की जो है सतह को, स्थल भाग को दंतुरित बना देते हैं, कांटेदार बना देते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो तट का निर्माण होता है उसको बोलते हैं फ्यॉर्ड तट। क्या बोलते हैं? फ्यॉर्ड तट। ठीक, तो ये इसकी विशेषता हो गई। और इसके बाद में इधर तो रसिया, रूस, सबसे बड़ा देश रूस ही है। इसका सबसे बड़ा देश यूरोप का रूस ही है। तो ये रूस इस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा सा देश है और इसकी राजधानी यहाँ पर मास्को यहीं है, पश्चिम वाले क्षेत्र में मैंने बताया था रूस की राजधानी है मास्को। ठीक, इसके बाद में
ये स्कैंडिनेवियन देश और इसके बाद में जो मुख्य भूमि है यूरोप की, इसको एक सागर अलग करता है जिसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। यहाँ भूमध्य सागर है और यहाँ क्या है? बाल्टिक सागर है। तो ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के तट के सहारे 3 देश हैं, तो उनको बाल्टिक देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। जैसे इस्टोनिया है एक देश, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश रूस के भाग थे। किसके भाग थे? रूस के। रूस को पहले यूएसएसआर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर। ये जो है संयुक्त सोवियत संघ था। संयुक्त सोवियत संघ 1991 में टूट करके 15 देशों में विभक्त हो गया। तो 3 देश तो यहाँ इसके आ गए। कौन थे? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। और इसके बाद में यहाँ बेलारूस है, ये भी रूस का ही भाग था। लेकिन बेलारूस इसमें नहीं आता। बाल्टिक सागर में प्रश्न आता है, 4 देशों के नाम दे देगा, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया और बेलारूस। कहेगा इन चारों देशों में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं कहलाता है? कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं कहलाता है? तो कौन सा देश नहीं कहलाता है? बेलारूस नहीं कहलाता है। बल्कि ये तीनों देश इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश क्या कहलाते हैं? बाल्टिक देश कहलाते हैं। बाल्टिक देश क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये तीनों देश की सीमा किससे लगती है? बाल्टिक सागर से लगती है। लेकिन पोलैंड की भी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, लेकिन इसको नहीं रखा गया है बाल्टिक देशों में। इसको नहीं रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों देशों को ही बाल्टिक देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। और इधर बीच में फिनलैंड और इस्टोनिया के बीच में एक समुद्री भाग है, एक समुद्री भाग है, जल भरा हुआ है, जिसको गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं। फिनलैंड की खाड़ी कहते हैं। कौन सा? फिनलैंड और इस्टोनिया दोनों को अलग करने वाली खाड़ी क्या कहलाती है? फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड। देखो यहाँ तक जल भरा हुआ है ना, दिख रहा? तो यहाँ तक जल भरा हुआ है और ये बाल्टिक सागर का ही अंदर घुसा हुआ भाग है। किसका भाग है? बाल्टिक सागर का अंदर घुसा हुआ भाग। बाल्टिक सागर का अंदर इधर घुसा हुआ भाग क्या कहलाता है? बोथनिया की खाड़ी। उत्तर की तरफ घुस गया तो उसको क्या कहते हैं? बोथनिया की खाड़ी। पूरब की तरफ घुस गया है तो उसको कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर एक देश है डेनमार्क। यहाँ पर एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी मैंने बताया था कोपेनहेगन है। ठीक। अब डेनमार्क क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि डेनमार्क की गैया और भैंसिया बहुत दूध देती हैं। डेनमार्क की गाय और भैंसिया बहुत दूध देती हैं। एक एक भैंस एक जो है यहाँ की 100 लीटर दूध देती हैं, बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। हाँ, तो पहले भारत में जो है दूध की क्रांति आई है, उससे पहले डेनमार्क ही था पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन का। लेकिन ये छोटा सा देश है। भारत कितना बड़ा देश है, घर घर में 1-1 लीटर दूध पैदा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाइट क्रांति आई तो बहुत सारे जो है डेयरी संघ स्थापित हो गए। डेयरी संघ स्थापित हो गए, जैसे अब गाँव में देख रहे हो 4-5 गाँव को मिला के एक डेयरी संघ बन जाता है। अब तो गाँव-गाँव में डेयरी संगठन बन गए हैं। तो इसलिए जो है डेनमार्क को हमने पीछे छोड़ दिया कई सालों पहले। ठीक। लेकिन डेनमार्क अगर घनत्व की बात करें, दुग्ध उत्पादन के घनत्व में, तो डेनमार्क ही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि छोटा सा देश है और यहाँ की भैंसियाँ बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन, मतलब पर भैंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध यही उत्पादित करता है। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन उत्पादित करता है? भारत करता है। ठीक। तो डेनमार्क में जो है ये, इसलिए डेनमार्क की यहाँ बात करते हैं। तो डेनमार्क इसका जो है जर्मनी का एक निकला हुआ प्रायद्वीपीय भाग है। आगे जो निकल गया है जर्मनी का भाग, प्रायद्वीपीय भाग, ये डेनमार्क है, जो बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी के बीच में स्थित है। इधर पश्चिम साइड में कौन सी सागर सी है? उत्तरी सागर। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। और पूरब साइड में बाल्टिक सागर है। कौन सा? बाल्टिक सागर। तो इसके बीच में फंसा हुआ देश है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। अब डेनमार्क का मुख्य भाग जो इसका जर्मनी है, जर्मनी का ही तो ये प्रायद्वीपीय भाग है और ये जर्मनी है। जर्मनी क्यों महत्वपूर्ण रहा है? जर्मनी इसलिए, अब इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का बहुत बड़ा योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का बहुत योगदान रहा है। यहाँ का कौन था? हिटलर था। हिटलर था जिसने दूसरा विश्व युद्ध करा दिया था। ठीक है। इधर पोलैंड है, इधर रूस है। ठीक है। और इधर जो है फ्रांस और इधर इंग्लैंड है। तो ये सब एक मतलब शक्तियों में विभाजित हो गए थे। तो यहाँ का जो हिटलर था, अब हिटलर के बारे में सिर्फ हम यही जानते हैं कि हिटलर एक तानाशाह था, लेकिन वो जो है इतना दृढ़ संकल्पी आदमी था। प्रथम विश्व युद्ध में वो एक सैनिक की भांति लड़ा था। हिटलर ने जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था, तो उसमें उसने जो लड़ाई की थी एक सैनिक की भांति लड़ाई की थी। और उसकी एक आंख जो है अंधा हो गया था, एक आंख चली गई थी, जो है बम फटे थे।
तो डॉक्टर जो है पट्टी उट्टी बांधे थे, उसके इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों ने कह दिया था तुम्हारी आँख जो है गई, रोशनी चली जाएगी, नहीं ठीक होगी। लेकिन उसने अंदर से जो है अपनी इनर वॉइस सुनी, अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके, और फिर जो है अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि उसकी आँख ही नहीं लौट कर आई, रोशनी लौट कर नहीं आई, बल्कि बहुत बड़ा जा कर के आगे जो है एक नेता बनता है, वर्ल्ड लीडर, विश्व का बहुत बड़ा लीडर बनता है। तो ऐसा था हिटलर। लेकिन हिटलर देखो, हिटलर क्यों बना, हिटलर तानाशाह क्यों बना? क्योंकि उसने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत कुछ झेला था। जर्मनी को बर्बाद करके रख दिया था इन देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में। तो उसने कसम खा ली थी कि हम सबको बर्बाद करेंगे। तो उसने जो है बर्बाद करने के लिए ही दूसरा विश्व युद्ध करा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब देश ही बेकार थे भाई। उस समय क्या था, साम्राज्यवाद का समय था, और यूरोप वाले देश पूरी दुनिया में छाए हुए थे। चाहे इंग्लैंड की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे स्पेन की बात करें, सब ये सब देश क्या थे, साम्राज्यवादी विस्तार कर रहे थे पूरी दुनिया में। और उन्हीं विस्तारवादियों को लेकर के ही तो प्रथम विश्व युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं कारण हुए। अब क्यों नहीं हो रहे इस प्रकार के युद्ध? क्योंकि अब विस्तारवादी नीति खत्म हो गई। अब हर देश क्या है, अपने अलग अलग विचारधारा रखते हैं, सब स्वायत्त हो गए, सब जो है शक्ति संतुलन हो गई है। लेकिन अभी भी जो है इसके बाद बहुत बड़ा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस, दो बड़ी महाशक्तियाँ उभर कर आईं। ठीक है, बीच में छोटी छोटी शक्तियाँ थीं इनके आगे। तो इन दोनों के बीच में जो है कोल्ड वार चलता है, शीत युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला है। ठीक, अब फिर से वो नौबत आ रही। अब शक्तियों का संतुलन जो है, अब शक्ति कहाँ ट्रांसफर हो गई, चाइना की तरफ आ रही। रूस से शक्ति, अब जो शक्ति का ट्रांसफर हो रहा है चाइना। जो चाइना जिस तरीके से नीति चल रहा है, तो चाइना उभर रहा है उस तरीके, क्योंकि चाइना जो है वो एक रोड बना रहा है जिसको ओबोर बोलते हैं। ठीक, वन बेल्ट वन रोड, जैसे हम भारत में बात करते हैं ना, वन नेशन वन जो है इलेक्शन बात करते हैं ना, एक ही देश है तो सबका एक ही इलेक्शन होना चाहिए। तो चाइना बहुत पहले से इस बात को कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड, इस तरीके से वो ओबोर बना रहा है, जो पूरी इस तरीके से यूरोप तक पूरा फैला दिया अपना सड़क बना करके। ठीक, अब ये उसकी जो है एक नीति है, पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी के तहत वो काम कर रहा है, और भारत को घेर रहा है दक्षिण की तरफ से। किसी दिन बताएंगे इसके बारे में नक्शा बना करके। ठीक, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन पे इन्होंने दीवार खींच दिया था। बाद में जब इसको जीत लिया था जर्मनी को, तो इधर बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। इधर जो है रूस और पोलैंड ने ले लिया था पूर्वी हिस्से को, और पश्चिम में इधर सब ये ले लिए थे, फ्रांस इंग्लैंड। जर्मनी को बांट दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी, बर्लिन का दीवार जिसको बोलते हैं। हाँ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, दो जर्मनी बना दिया था। इतना ज़्यादा इसको चकनाचूर कर दिया था, जर्मनी को बर्बाद कर दिया था, इतना टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी को। ठीक, लेकिन इसके बाद देखो जर्मनी बर्बाद होने के बाद, इसके बावजूद भी जर्मनी आज कितनी तेज़ी से उभरा है। ठीक, हम नहीं उभर पाए इतनी तेज़ी से, लेकिन जर्मनी को बर्बाद कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध ने। इसके बावजूद जो है बहुत तेज़ी से उभरा, और एक अच्छी खासी आज जो है शक्ति संपन्न राष्ट्र है जर्मनी। ठीक, तो ये जर्मनी हो गया। जर्मनी के बगल में जो है पोलैंड है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश क्या है, रूस का ही भाग है। किसका भाग है, रूस का ही। एक्चुअली ये भी अलग होना चाह रहा था, जैसे इस्टोनिया अलग हुआ है, लैटविया अलग हुए हैं, लिथुआनिया अलग हुए हैं, ऐसे ही ये भी कह रहा था मैं भी एक छोटा सा देश बनाऊंगा। और तो इस मॉस्को ने कहा, अर्थात रूस ने कहा, तुम अगर अलग हुए तो दबा दूंगा, उड़ जाओगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ परमाणु प्रयोगशाला था, परमाणु बम यहाँ रखा हुआ था, और जिसका रिमोट कहाँ था, रूस के पास में था। कहा तुम अलग होके दिखाओ, खत्म कर देंगे तुमको, जाओ अलग हो। तो ये नहीं अलग हुआ था 1991 में। तो इसलिए रूस यहाँ पर अपना एक अड्डा बना रखा है। तो ये वाला हिस्सा रूस का ही है, छोटा सा, जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, छोटा सा देश है ये। आप नक्शे में देखना गौर से, तो आपको इसी रंग का दिखाई देगा ये। ठीक, तो ये रूस का हिस्सा है। ठीक, और ये बेलारूस है, रूस का छोटा भाई बेलारूस। इसने कहा हम रूस से अलग तो हो गए, लेकिन अब भाई है छोटे से, तो आगे बेला लगा लेंगे, बाकी रूस तो है ही है। तो ये बेला चंपा चमेली बेला वाला रूस है, तो ये बेलारूस हो गया है। ठीक, और इसके बाद में यूक्रेन है। ये यूक्रेन भी रूस का ही हिस्सा था। यूक्रेन के बाद में जो है छोटा सा देश यहाँ पर है, माल्डोवा। कौन सा है, माल्डोवा, ये छोटा सा देश है। और इसके बाद में रोमानिया है, यहाँ पर कौन सा है, रोमानिया है। अब ये देखो यहाँ पर ब्लैक सी, यहाँ पर क्या है, ब्लैक सी, काला सागर, जो कि यूरोप को अलग करता है एशिया से। अब ब्लैक सी में ही एक छोटा सा सागर है जिसको बोलते हैं अजोव सागर, जो ब्लैक सी से ही मिला हुआ है। कौन सा सागर, अजोव सी। और यूक्रेन और रूस की सीमा में घुसा हुआ है। इधर यूक्रेन है, इधर क्या है, ये पूरा रूस है। तो रूस में धसा हुआ एक सागर है जिसको बोलते हैं अजोव सी। क्या बोलते हैं, अजोव सी। तो अजोव सागर किसका भाग है, ब्लैक सी का ही भाग है। किसका भाग है,
काला सागर का ही भाग है अजोब सागर। ठीक, तो अब ये प्रश्न आएगा, काला सागर के तट के सहारे कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देशों की सीमा काला सागर से लगती है। तो पहला तो इधर से अगर चलेंगे तो रूस की सीमा लगती है, रूस की सीमा लगती है ना, ये रूस है पूरा, ये क्या है यहाँ से लेकर के ये पूरा रूस है। तो रूस की सीमा लगती है किससे, काला सागर से, और अजोब सागर तो है ही है इसमें। इसके बाद में यूक्रेन की सीमा लगती है, किसकी लगती है, यूक्रेन की लगती है, लेकिन मालडोवा की नहीं लगती। यहीं पर प्रश्न आ जाएगा, मालडोवा आपने मानचित्र में देख रखा है कि मालडोवा तो जो है ब्लैक सी के पास है, लेकिन यूक्रेन का हिस्सा यहाँ तक आकर के धंस गया है, इधर यहाँ तक आकर के धंस गया है, तो मालडोवा को अलग कर देता है। मालडोवा की तट जो है किससे नहीं लगती है, ब्लैक सी से नहीं लगती है। इसके बाद में रोमानिया की लगती है, किसकी लगती है, रोमानिया की लगती है। और एक देश है बुल्गारिया, एक देश है बुल्गारिया, इसकी सीमा लगती है। ठीक, तो इस तरीके से, और ये तुर्की का भाग है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बताया था कि तुर्की जो है दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में भी है और कहाँ है, यूरोप में भी है। तो यूरोप का भाग जो तुर्की वाला है ये है, छोटा सा, कौन सा है, ये है। और मुख्य भाग तुर्की का ये है, मुख्य भाग तुर्की का ये है। तो तुर्की की सीमा भी किससे लगती है, ब्लैक सी से। तो अब देशों को अगर गिनोगे तो रूस 1 हो गया, यूक्रेन 2 हो गया, रोमानिया 3 हो गया, बुल्गारिया 4 हो गया और तुर्की 5 हो गया। और इसके अलावा इधर एक देश है जॉर्जिया, कौन सा देश है, जॉर्जिया, जो काकेशस पर्वत पर स्थित है, जॉर्जिया। तो इस तरीके से जॉर्जिया की भी सीमा लगती है। तो कितने देश हो गए, 6 देश हो गए। तो 6 देशों की सीमा किससे लगती है, ब्लैक सी से या काला सागर से लगती है। और इसी में काला सागर से ही होकर के एक मरमरा सी है, कौन सी सी है, मरमरा सी, जैसा कि पहले बताया, जो एजियन सागर को जोड़ती है, काला सागर से एजियन सागर को जोड़ती है, फिर यहाँ भूमध्य सागर में आती है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये काला सागर में एक नदी आती है जिसको बोलते हैं डैन्यूब नदी। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की पहली सबसे बड़ी नदी है ओल्गा नदी। कौन सी नदी है, ओल्गा नदी, जो कैस्पियन सागर में आकर के अपना जल गिराती है। कैस्पियन सागर में ओल्गा नदी आती है, अपना जल गिराती है। ठीक, जब नदी हम कराएंगे पूरे विश्व का तो अलग से बता देंगे, लेकिन यहाँ 2 नदियों के बारे में आप जान लो। यूरोप की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, ओल्गा नदी, और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, डैन्यूब। डैन्यूब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसी दुनिया की ऐसी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर के बहती है। कितने देशों से, 10 देशों से होकर के ये बहती है। यूरोप के 10 देशों से होकर के ये बहती है। कौन सी, डैन्यूब। और 10 देशों में भी 4 देशों की राजधानी शहर से बहती है। 4 देशों के राजधानी शहर के तट इसके किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो ये 10 देश जो है अभी देखेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा इधर का हम लोग निपटा लें, क्योंकि ये घिचर पिचर फिर बाद में आते हैं। घिचर पिचर ज़्यादा हो रहा है, पहले इधर का निपटाते हुए आते हैं। यहाँ पर नॉर्थ सी है और इधर है अटलांटिक ओशन। इधर क्या है, अटलांटिक ओशन। और ये है इंग्लैंड वाला क्षेत्र, ये क्या है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड अलग हो जाता है मुख्य भूमि से, यूरोप से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, छोटे बड़े सब मिला करके। तो इन द्वीपों का समूह क्या कहलाता है, इंग्लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मैं इंग्लैंड तो खैर नहीं कहते हैं, अभी इसके कई नाम है, अभी देखता हूँ। तो इसके बाद में जो है ये किससे अलग होता है, जो अलग करती है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है, जो इंग्लैंड वाला क्षेत्र है उसको मुख्य यूरोप से अलग करता है। कौन सा, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ठीक, आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले भारत के जैसे आरती साहब वगैरह हैं, ये लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ से तैरना शुरू किया और नॉर्थ सी में आकर प्रवेश किया। तो ये इंग्लिश चैनल है। और चैनल में बताया था क्या है, चैनल जो है 2 बड़े बड़े जलराशियों को मिलाने वाली जो है क्षेत्र, एक पतली सी जलधारा क्या कहलाती है, चैनल कहलाती है। तो अब ये अटलांटिक महासागर को नॉर्थ सी या उत्तरी सी से मिलाती है, तो ये इंग्लिश चैनल है। अब ये इंग्लिश चैनल जो मुख्य यहाँ पर 2 बड़े बड़े द्वीप हैं। एक तो बड़ा द्वीप है जिसमें 3 देश हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये स्टेट हैं, देश नहीं है। ये 3 क्या है, स्टेट हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। आपने वेल्स की महारानी का नाम सुना होगा, भारत आई थी तो वेल्स से की थी। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो मुख्य है, इसका इंग्लैंड की राजधानी लंदन यहाँ पर है, जो इंग्लैंड में ही है। कहाँ पर है, इंग्लैंड वाले क्षेत्र में ही है। अब इन तीनों को मिला करके स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इनको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। आपने नाम सुन रखा होगा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 छोटे छोटे जो है देश आते हैं। देश बल्कि नहीं कहेंगे इनको, स्टेट कहेंगे, इनको प्रोविंस कहेंगे। तो ये कौन से प्रोविंस है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। तीनों प्रोविंस को मिला करके क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। और एक नाम आपने यूनाइटेड किंगडम का भी सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको कहते हैं, सुना है ना।
अब इसमें जो है यहाँ पर ये वाला जो द्वीप है इसमें 2 क्षेत्र हैं, उत्तर में है उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण में आयरलैंड है। दक्षिण में क्या है? आयरलैंड है। तो आयरलैंड तो एक अलग देश हो गया, लेकिन उत्तरी आयरलैंड किसका भाग है? इसी का भाग है, इंग्लैंड का भाग है। किसका भाग है? इंग्लैंड का भाग है। तो जब उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं ग्रेट ब्रिटेन में तो इसको बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम या यूके बोलते हैं। तो यूके में कौन कौन से देश आ गए? नॉर्थ आयरलैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये चारों द्वीप, चारों क्षेत्र मिला करके क्या कहलाता है? यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश मतलब प्रोविंस हैं? स्कॉटलैंड, उत्तर में है स्कॉटलैंड, और इसके बाद में इंग्लैंड है, और वेल्स है, पश्चिम में वेल्स है, और एकदम पश्चिम में जो द्वीप है वो क्या है? उत्तरी आयरलैंड। ठीक। और जो दक्षिण में आयरलैंड है, ये आयरलैंड अलग देश है ना, इसको दक्षिणी आयरलैंड नहीं कहते हैं, बल्कि इसका नाम ही क्या है? आयरलैंड। और इसकी राजधानी है डबलिन। इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। तो इसकी राजधानी यहाँ पर है डबलिन। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है। तो इस तरीके से यूके से मतलब प्रश्न आते हैं कि यूके में कौन कौन से देश हैं। तो यूके में मतलब कौन कौन से प्रोविंस आते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। ठीक। तो ये हो गया आपका यूके। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से आते हैं? इसमें खाली आप खाली नॉर्थ आयरलैंड को हटा दोगे, बस बाकी तीनों देश आ जाएंगे। ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर 2-3 देश बहुत महत्वपूर्ण हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये छोटे छोटे देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इसको छोटा सा है लग्जमबर्ग, लक्स से याद कर लो, लक्स साबुन यहाँ बैठा हुआ छोटा सा नहाने वाला, तो ये लग्जमबर्ग है। इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग है, छोटा ही है तो लग्जमबर्ग इसकी राजधानी होगी। तो अब ये तीनों देश कहलाते हैं बेनेलक्स। क्या कहलाते हैं? बेनेलक्स। क्या कहलाते हैं? बेनेलक्स। बी मतलब बेल्जियम, एन मतलब नीदरलैंड, LUX मतलब लक्स नहीं, लग्जमबर्ग। तो बेनेलक्स कहते हैं। और ये तीनों देश जो है ये निम्न भूमि के देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निम्न भूमि के देश। क्योंकि यहाँ पर जो है मैदानी क्षेत्र है, बाकी के यहाँ ज़्यादातर पर्वतीय हिस्से हैं, लेकिन ये मैदानी क्षेत्र है और समुद्र, कभी कभी समुद्र का पानी जो है इन देशों में घुस जाता है। नीदरलैंड ने क्या किया है कि यहाँ पर बाढ़ लगा रखा है, बाढ़ लगा रखा है। बाढ़ मतलब तटबंध बांध रखा है कि समुद्र का पानी ना घुस सके। क्योंकि यहाँ पर नीदरलैंड, इसका नाम ही पड़ा है, नीदर मतलब होता है निचला, नीदर का मतलब होता है निचला। तो कुछ क्षेत्र इसके हैं समुद्र तल से नीचे हो गए हैं और वहाँ समुद्र तल का पानी आ जाता है। तो इसने पानी यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि समुद्र का पानी ना आ सके, तो वहाँ डैम वगैरह बना रखा है और पानी निकालता उलझता रहता है। जैसे हमारे यहाँ उलझने के लिए मशीनें लगी रखी थी बारिश, उसके बाढ़ के समय, तो नीदरलैंड ये सब काम करता रहता है। इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है क्या? नीदरलैंड। निचली भूमि, नीदरलैंड का मतलब होता है निचली भूमि, तो इसका नाम ही, इस देश का नाम ही नीदरलैंड रख दिया गया है। और साथ में क्या है? बेल्जियम है और लग्जमबर्ग। तो 3 देशों को कहते हैं निम्न भूमियों का देश, निम्न भूमियों का देश, बेनेलक्स। बेनेलक्स प्रश्न ही आएगा कि बेनेलक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो ये बेनेलक्स में शामिल है। ठीक। इसके बाद में फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। ठीक। तो ये फ्रांस में इतना चीज जान के रखो, पेरिस इसकी राजधानी है और पेरिस बहुत महत्वपूर्ण शहर है। पेरिस एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है। और फ्रांस और स्पेन, ये 2 देश हैं, फ्रांस और स्पेन। इसके बीच में एक खाड़ी है जो कि बिस्के की खाड़ी। क्या कहलाती है? बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के या बिस्के की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में है? फ्रांस और स्पेन के बीच में है। फ्रांस और स्पेन के बीच। भारत में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होते थे। यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में होते थे और भारत में कर्नाटक वार होते थे। क्या होते थे? कर्नाटक में जो है दोनों लड़ जाते थे। जब यहाँ युद्ध चालू हो जाता था यूरोप में, इन दोनों देशों में, फ्रांस में और अंग्रेज, ये लड़ते क्यों थे? साम्राज्यवादी देशों के लिए लड़ते थे। कहते थे मैं इस पे रहूँगा, मैं उस पे रहूँगा, मैं भारत पे रहूँगा, तुम सिंगापुर में चले जाओ, तुम जो है ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। तो इस तरीके से यहाँ लड़ाई करते रहते थे। तो इसकी लड़ाई का नतीजा क्या होता था? भारत में खामखा लड़ते रहते थे। ठीक। इसकी वजह से एंग्लो कर्नाटक वार हुई हैं। भारत में एंग्लो कर्नाटक वार हुई हैं आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तो, इसलिए इनको ध्यान रखो। यहाँ इंग्लैंड है और ये फ्रांस है, ये दोनों लड़ जाते थे वहाँ। तो बाद में पीट पाट करके फ्रांस को भगा दिया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज ही शक्तिशाली रहे वो भारत में,
लंबे समय तक वही रहेंगे। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में खाड़ी जिसको कहते हैं बिस्के की खाड़ी। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल क्यों जानना है? क्योंकि सबसे पहला भारत यूरोप में यूरोपीय कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, तो यहीं से आए थे। और आने वाला कौन व्यक्ति था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। अब आज हम लोगों ने खोज लिया पुर्तगाल कहाँ है, यहाँ पर है। और यहीं से समुद्र के रास्ते इस तरीके से ऐसे चला था, देखो यहाँ पुर्तगाल है, ठीक, और समुद्र के रास्ते ऐसे ऐसे चला था और यहाँ पर आ गया था दक्षिण अफ्रीका में। अब यहाँ आ गया तो इसको लगा कि जो है अब कहाँ आ गए हैं। फिर यहाँ से पता किया तो पता चला थोड़ा और आगे जाओ तब जाकर वहाँ भारत पड़ेगा। तो यहाँ के लोगों ने इसको रास्ता दिखाया, फिर यहाँ आ गया। कालीकट केरल में है, यहाँ पर कालीकट। तो कालीकट आकर के यहाँ अपने जहाज़ से आया था। तो ये करने क्या आया था? व्यापार करने के मकसद से आया था। इसने सुन रखा था कि भारत में जो है काली मिर्च बहुत है, भारत में काली मिर्च बहुत है। काली मिर्च को गोल मिर्च भी कहते हैं। और गोल मिर्च का व्यापार करने आया था ये, ठीक। यहाँ से 1 रुपये का गोल मिर्च खरीद के ले जाता था, उसको 60 रुपये में बेचता था। इतना मुनाफा था, 60% मुनाफे में बेचता था, ठीक। तो ये इस पुर्तगाल से ही आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था समुद्र के रास्ते। और कहते हैं कि जो है यूरोपियों ने भारत की खोज कर दी। अरे भारत तो पहले से ही था यार। इधर से भारत जो है यहाँ से सिकंदर गया था। ये देखो यहाँ मैसिडोनिया कहीं पे होगा, ये यहाँ पे मैसिडोनिया है। मैसिडोनिया का राजा था ना सिकंदर, उसके बाप यहीं के राजा तो थे मैसिडोनिया के। तो सिकंदर तो यहीं से पहले से गया था। तो पूर्वी यूरोप से तो हमारा बहुत पहले से नाता था। पश्चिमी यूरोप के लोग तो वो लोग बाद में समुद्र के रास्ते आए, नहीं तो पहले हम तो इन सब क्षेत्रों से आते रहते थे, इन पर्वतों को पार करके और सब आते जाते रहते थे भारत की तरफ। तो ये समुद्र के रास्ते खोजा गया था ना कि भारत की खोज की गई। तो भारत तो बहुत पहले से है, इन सब का अस्तित्व भी नहीं था, ये सब यहाँ थे ही नहीं। इनको तो यहाँ से खदेड़ा है मुसलमानों ने। यहाँ जो है देखो ये वाला क्षेत्र जो हमने बताया था, जो जहाँ पे धर्म की जो है बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति होती है। तो इस क्षेत्र से जब यहाँ पर मुस्लिम जो है धर्म आ गया तो इन लोगों ने डंडा लेके भगाना शुरू किया यहाँ से यहूदियों को, ईसाइयों को। तो ये भागते हुए तुर्की पहुँचे, तुर्की के रास्ते फिर इधर से यूरोप निकल गए। फिर अब ये शांति चाहते थे, ये विकास करना चाहते थे। तो ये भाग भूग करके इधर कंसंट्रेट हो गए, जा करके ये इधर कंसंट्रेट हो गए। फिर इन्होंने लगा कि ये तो हमारा बहुत छोटा क्षेत्र है और जनसंख्या बढ़ रही है, तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और क्षेत्र छोटा है। तब इन्होंने कहीं कोई उत्तरी अमेरिका भाग गया, कोई दक्षिणी अमेरिका भाग गया, कोई भारत की तरफ इधर जो है आ गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में आ गया, चीन में आ गए। तो इस तरीके से फैलने शुरू हो गए। तो इनको खदेड़ना इधर से शुरू किया गया, फिर निकल के भागना शुरू किए। ये चक्कर था कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से ये बिस्के की खाड़ी है और ये पुर्तगाल है, ठीक। तो जिब्राल्टर की संधि जो है वहाँ पुर्तगाल की सीमा नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है? पुर्तगाल की नहीं लगती, बल्कि स्पेन और मोरक्को की सीमा लगती है। किसकी? स्पेन और मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका का देश है। मोरक्को किसका देश है? अफ्रीका का देश है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक इटली है, हमारा ननिहाल है ना, मतलब वहीं की तो है। कौन? राहुल की मम्मी, राहुल गांधी की मम्मी कहाँ की हैं? इटली की हैं। तो हम लोगों का ननिहाल हुआ ना भाई। प्रिंस है, राजा है, अगर प्रधानमंत्री बना होता तो हम लोगों का जो है राजा ही तो था। तो अब उसका जो है ननिहाल वहाँ है, तो हम सबका भी ननिहाल है। तो इटली ये है, इटली यहाँ लटक रहा है, ठीक। तो ये इटली जो है ये फैशन के लिए जाना जाता है। इटली जो है फैशन के लिए, और ख़ास करके यहाँ पर जो है ये भूमध्य सागरीय देश है। तो यहाँ पर शीत में वर्षा होती है, तो यहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन बहुत होता है। अंगूर, अंजीर, इनका उत्पादन इन क्षेत्रों में बहुत होता है, ठीक। तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे जो है एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सारा चर्चा करेंगे। तो अब इटली है, फिर या एक महत्वपूर्ण देश है स्विट्जरलैंड। एक महत्वपूर्ण देश है स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही मनमोहक देश है, बहुत ज़्यादा मनमोहक देश है। तो ज़्यादातर जितनी बैठकें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकें होती हैं, वो कहाँ होती हैं? स्विट्जरलैंड में होती हैं। स्विट्जरलैंड, ग्लैंड वगैरह यहीं पर है, तो वहाँ बैठक हुआ करती है, ठीक। अब स्विट्जरलैंड के बगल ऊपर तो जर्मनी हो गया, ये तीनों देश हमने निपटा दिए। इसके बगल में एक ऑस्ट्रिया, एक देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप है जो अलग है, लेकिन एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया, ऐसे लिखते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और ये क्या है? ऑस्ट्रिया, ठीक। तो ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, यहीं फंसा हुआ है बीच में। और ऑस्ट्रिया के ऊपर है चेक गणराज्य। क्या है? चेक गणराज्य। और इसी में है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया।
स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, छोटे छोटे देश हैं, इनको खाली जान लो, यहाँ पर ज़्यादा इनके बारे में विशेषता नहीं है। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, फिर ये भूखा है तो इसको हंगरी कह देते हैं, भूखा होगा ना, तो ये हंगरी है। क्रोशिया है, ये सब पहले यूगोस्लाविया के देश थे। ये वाले जो ये यहाँ पे एक समुद्र है जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर। कौन सा सागर? एड्रियाटिक सागर। तो एड्रियाटिक सागर के तट के सहारे पहले ये पूरा एक देश था जिसको कहते थे यूगोस्लाविया। क्या कहते थे? यूगोस्लाविया। अभी यूगोस्लाविया कई देशों में टूट गया, यूगोस्लाविया कई देशों में टूट गया। तो इन्हीं में जो है 10-12 देश हैं, जिसमें जैसे स्लोवानिया है, और जो है आपका क्रोशिया है, बोस्निया हर्जोगोविना है, सर्बिया है, और आपका जो है कोसोवा है, मैसिडोनिया है, अल्बानिया है, और ये ग्रीस है। ये क्या है? ग्रीस। यूनान, जो पुराना यूनान था वो छोटा सा बचा है। कितना बचा है? छोटा सा बचा है इस तरीके से, तो इसको ग्रीस कहते हैं, जो आज थोड़ा सा बचा हुआ है ग्रीस। अब ये पूरा क्षेत्र यूनान कहलाता था। ये वाला पूरा क्षेत्र पहले क्या कहलाता था? यूनान। हम लोग सुने ना कि यूनानी भारत में आए, तो कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे। मैसिडोनिया वगैरह, ये देखो मैसिडोनिया ग्रीस से लगा हुआ है, मैसिडोनिया है, अल्बानिया है, तो ये सब यूनान के क्षेत्र थे। किसके थे? यूनान के। और इनको बर्बाद कर दिया था यूराल पर्वत पार करके हुणों ने। कौन आए थे? हुण आए थे, इनको कूट दिए थे। ठीक है, तो ये सब बर्बाद हो गई थी। तभी तो कहा है, जो है एक कवि थे इकबाल, उन्होंने क्या कहा था कि मिट गए बाकी है नामो निशा हमारा। इकबाल ने तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी लिखा है, और बाद में वो पाकिस्तान की बात करता है, और पाकिस्तान का जो है वो प्रायोजित कर देता है पाकिस्तान को। तो इस तरीके से जो है उसने ये पहले एक सभ्यता थी, लेकिन ये सभ्यताएं नष्ट हो गई, भारत की सभ्यता बरकरार रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जोगोविया, मैसिडोनिया, कोसोवा, अल्बानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सब जो है यूगोस्लाविया के देश थे। ठीक, अब इन देशों को आज जो है कहा जाता है बाल्कन देश। इनको क्या कहा जाता है? बाल्कन देश। तो याद रखना है, ये अब क्या कहलाते हैं? बाल्कन। क्योंकि ये प्रायद्वीप है ना, ये प्रायद्वीप है, तो ये प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप। ये कौन से प्रायद्वीप है? बाल्कन प्रायद्वीप। तो बाल्कन प्रायद्वीप पे वैसे तो कई देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से 11 देश गिने जाते हैं इसमें। कितने? 11 देश। तो इसमें यहाँ से जो है स्लोवानिया, क्रोशिया, और जो है आपका बोस्निया हर्जोगोविया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोवा, मैसिडोनिया, ग्रीस, ये सब किसके भाग हैं? टर्की का भी थोड़ा सा भाग आ जाता है इसमें। तो ये सब किसके भाग है? बाल्कन देश के। किसके? बाल्कन। तो बाल्कन का आपको याद रखना है कि बाल्कन यहाँ है और बाल्टिक यहाँ है। बाल्टिक कहाँ है? यहाँ है। बाल्टिक पे तो 3 ही देश हैं। बाल्टिक में कौन से देश हैं? 3 ही, लेकिन बाल्कन में 11 देश हैं। और बाल्कन किस समुद्र के तट के सहारे है? एड्रियाटिक। कौन से तट? एड्रियाटिक। तो ये एड्रियाटिक हो गया। और भूमध्य सागर से जब एड्रियाटिक सागर में प्रवेश करते हैं तो हमको आयोनियन सी से होकर जाना पड़ता है। कौन से सी से? आयोनियन सी। आयोनियन समुद्र से हो करके हम कहाँ जाते हैं? एड्रियाटिक सागर में जाते हैं, और इनके तट के सहारे जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक खाड़ी है यहाँ पर, टेरनेट्टा की खाड़ी, जो है इटली में टेरनेट्टा की खाड़ी है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लिख रखा है इसे मैंने, क्योंकि ये 2 कान दिख रहे हैं ना इटली के, तो बीच में पानी भर गया तो इसको गल्फ कहते हैं, तो गल्फ ऑफ टेरनेट्टा है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर इटली का एक छोटा सा द्वीप है सिसिली। क्या नाम है इसका? सिसिली। सिसिली का नाम आप ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। क्या होता रहता है? ज्वालामुखी उद्गार। जब हम ज्वालामुखी का विश्व वितरण पढ़ाएंगे तो भूमध्य सागर में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, तो सिसिली महाद्वीप पर, सिसिली द्वीप पर तमाम द्वीप वो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, तो सिसिली किसका भाग है? इटली का। सिसिली किसका भाग है? इटली का। और यहाँ पर गल्फ ऑफ लियोन है। गल्फ ऑफ लियोन किसके? फ्रांस के जो एक खाड़ी है, फ्रांस की एक खाड़ी जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ लियोन। ठीक, और ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमि के बीच में है। उत्तर में यूरोप है, नीचे क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये तो ये तो बना हूँ, गल्फ ऑफ लियोन। गल्फ ऑफ लियोन, लियोन की खाड़ी है। लायन वाली स्पेलिंग है, LION, लायन। गल्फ ऑफ लायन या गल्फ ऑफ लियोन वैसे पढ़ा जाता है, गल्फ ऑफ लियोन। ठीक है, तो लिगोरियन तो यहाँ है, ये गल्फ ऑफ लियोन है। गल्फ ऑफ जो महत्वपूर्ण है वही मैंने लिखा है, लिगोरियन। अब यहाँ कन्फ्यूजन शुरू हो जाता। ठीक है, लिगोरियन फिगोरियन ये सब ज़्यादा आते नहीं हैं। तो फ्रांस के नीचे क्या है? गल्फ ऑफ लियोन। तो ये ध्यान रखो। और बाकी अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से बनते हैं? भूमध्य सागर के सहारे कौन कौन से देश स्थित हैं? तो यूरोप के और अफ्रीका के दोनों के देश आप ध्यान रखो। अफ्रीका में भी पढ़ा देंगे और यहाँ भी पढ़ लो। देखो अफ्रीका के जो देश है, पहला है मोरक्को। कौन है? मोरक्को। फिर अल्जीरिया है। फिर कौन सा है? अल्जीरिया।
यहीं से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक, तो ये अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है, एक छोटा सा देश क्या है अफ्रीका में, ट्यूनीशिया। और लीबिया है, लीबिया की सीमा लगती है भूमध्य से, और इजिप्ट की लगती है किसकी, मिस्र की। अब मिस्र का ये वाला भाग एशिया में चला जाता है, सिनाई प्रायद्वीप, ये वाला छोटा सा भाग क्या है, सिनाई प्रायद्वीप, जो एशिया में चला जाता है। जब हम मिस्र वो पढ़ाएंगे अफ्रीका तो वहाँ चर्चा करेंगे ज़्यादा। तो दक्षिण में अफ्रीका के कितने देश लगते हैं, मोरक्को 1, अल्जीरिया 2, ट्यूनीशिया 3, लीबिया 4 और इजिप्ट 5। तो अफ्रीका के 5 देश की सीमा किससे लगती है, भूमध्य सागर से। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। और अगर यूरोप की बात करें तो इधर से चलते हैं पश्चिम साइड से पूरब की साइड में, तो स्पेन की लगती है, किसकी लगती है, स्पेन की। फिर किसकी लगती है, फ्रांस की। फिर किसकी लगती है, इटली की। और फिर इसके बाद में ग्रीस की लगती है, किसकी, ग्रीस। अब ये सारे देश है तो ये एड्रियाटिक सागर किसका, भूमध्य सागर का ही भाग है। तो ये सारे देश जो जितने कौन से देश हैं, ये बाल्कन देश, कौन से देश हैं, बाल्कन देश। तो बाल्कन देशों की सीमा, बाल्कन देशों की जो तटवर्ती सीमा है, जैसे क्रोशिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ठीक, स्लोवेनिया हो गया, क्रोशिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, और आपका ये जो है अल्बानिया हो गया, और जो मैसेडोनिया तो यहाँ है, यहाँ पर है एक देश है, देखो उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये इतने देशों की सीमा लगती है। तो ये सब क्या है, बाल्कन देश हैं। और इसके अलावा ग्रीस की सीमा लगती है, किसकी, यूनान की, ग्रीस की। तो ये यूरोप के इतने देश हो गए। और इसके अलावा टर्की की भी सीमा लगती है, किसकी, टर्की, यूरोप वाला टर्की या तुर्की की सीमा लगती है। और इसी में एक देश है साइप्रस, कौन सा देश है, भूमध्य सागर में साइप्रस। लेकिन साइप्रस को एशिया में पढ़ा जाता है, कहाँ पढ़ा जाता है, एशिया में। ठीक, तो साइप्रस जो है एशिया में है, लेकिन ये कौन से सागर में है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर का एक द्वीपीय देश है, क्या है, साइप्रस। तो साइप्रस आपको याद रखना है। ठीक, तो साइप्रस एक देश ही है जो भूमध्य सागर में है। बाकी ये सब क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं जो किसी न किसी के अंडर में, जैसे इटली के अंडर में क्या है, सिसिली है। ठीक, तो इस तरीके से भूमध्य सागर के चारों तरफ स्थित देश हैं। हमने PDF जो भेजा है उसमें बाकायदा इनको अलग अलग से नक्शा बना करके और उनके देशों के नाम भी लिख दिए हैं। तो उन्हें जा करके थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, और तब ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और बार बार रिवाइज करना, तो ये सारे देश आपको याद हो जाएंगे। और कोई देश इसमें छूटा तो नहीं, सारे देश हो गए लगभग। ठीक, तो इस तरीके से यूरोप महाद्वीप जो है, अब इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। कौन से, टेम्स नदी या थेम्स नदी बोलते हैं। तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। ठीक, और इसके अलावा इटली में एक नदी है, पो नदी। इटली में कौन सी नदी है, पो। तो इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किसको कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। बाकी जो है पर्वत वगैरह जो इसमें है वो सब हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन एक नदी है डैन्यूब, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डैन्यूब नदी हमने बताया था कितने देशों से गुजरती है, यूरोप के 10 देशों से। कितने देशों से, 10 देशों से। तो ये निकलती कहाँ से, जर्मनी से। जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट। लेकिन वो फॉरेस्ट नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट उसका नाम है, लेकिन वो फॉरेस्ट नहीं है। क्या है वो, पर्वत है। क्या है, पर्वत है। पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, जब पर्वत हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। ये जो है एक जो है हॉर्स्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, हॉर्स्ट पर्वत है। ठीक है, मोड़दार नहीं है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। कौन सी नदी निकलती है, डैन्यूब नदी, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ से ये चलती है स्लोवाकिया, पहले ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है, ऑस्ट्रिया से प्रवेश करके स्लोवाकिया में जाती है, फिर हंगरी में आती है, अपनी प्यास बुझाती है, हंगरी में प्रवेश करती है, हंगरी से फिर क्रोशिया में प्रवेश करती है, फिर सर्बिया में प्रवेश करती है, और फिर बुल्गारिया की सीमा से प्रवेश कर बहते हुए और रोमानिया में चली जाती है। और इसके अलावा मोल्डोवा और यूक्रेन। तो इसका बहुत बड़ा क्या बनता है यहाँ पर, नदी, जब कोई नदी किसी सागर में या महासागर में या किसी झील में गिरती है तो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो इसका डेल्टा यहाँ पर बनता है। लेकिन भारत के डेल्टा से इसका क्या जो है, क्या औकात है, चाहे जितने देशों से बहकर आती हो, लेकिन हमारी गंगा तो गंगा है। गंगा और यमुना, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। लेकिन
जो बांग्लादेश है वो अलग हो गया है, जो मुख्य डेल्टा है उसका बांग्लादेश में चला जाता है। तो बांग्लादेश और जो है आपका बंगाल वाला क्षेत्र सब मिला करके सब डेल्टाई क्षेत्र है। क्या है? डेल्टाई क्षेत्र है। बांग्लादेश का दक्षिण वाला हिस्सा डेल्टा पे बसा ही है, ठीक। तो बहुत बड़ा डेल्टा है, हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा है। तो ये डेल्टा यहाँ बनाती है रोमानिया में, माल्डोवा में और यूक्रेन में। तो इस तरीके से ये 10 देश से होकर के बहती है, 10 देश से होकर के बहती है, ठीक। और 4 देशों की राजधानियाँ इस पर स्थित हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया की राजधानी स्थित है। किसकी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और इसके अलावा जो है आपका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी यहीं पर स्थित है। और स्लोवानिया की राजधानी स्थित है, स्लोवानिया की राजधानी स्थित है। और सर्बिया की राजधानी स्थित है, ठीक है। ये सब हमने PDF में दे दिया है, जो है ये देख लेना आप PDF से, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है पूरा यूरोप हमने खत्म कर दिया है। अब एक दिन जो है हम उत्तरी अमेरिका